Hello everyone, very good afternoon. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये मॉडल पेपर जो बच्चे हमारे बीए 4th सेमेस्टर में हैं और विषय कौन सा है तो उनका माइनर हिंदी विषय है, जिसका एग्ज़ाम 12 जून को होना निर्धारित हुआ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्ज़ाम जो है 12 जून को माइनर हिंदी होगा। तो पेपर का नाम क्या है? संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। ये आज आप लोगों का पार्ट 2 है स्टूडेंट। इसके पहले हम पार्ट 1 कल सॉल्व करा दिए थे 2025 का पेपर। आज जो है आप लोगों का पार्ट 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना समय गंवाए हम आप लोगों का स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखिए चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों को अति लघु और 3 जो है लघु हमने बता दिया था। आज 4 क्वेश्चन जो है लघु का लेकर आई हूँ स्टूडेंट, और कल आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर और दे दूंगी। 3 मॉडल पेपर में आप लोगों का हम प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व करा दे रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का कि सिनेमा के लिए, ठीक है, सिनेमा के लिए पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आइए आंसर देखते हैं। तो देखिए सिनेमा के लिए पटकथा लिखते समय, यहाँ पर लिखते होगा समय सबसे महत्वपूर्ण है दृश्यात्मकता, अर्थात जो आप दिखाना चाहते हैं। दृश्यात्मकता का मतलब क्या हुआ कि जो आप मतलब क्या है लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसी को दृश्यात्मकता कहते हैं। उसे सीधे संवादों में खाने के बजाय, ठीक है, दृश्य और पात्रों के हाव भाव के जरिए पेश करें। इसके अलावा एक मजबूत और असरदार स्क्रिप्ट के लिए प्रमुख बातों का ध्यान रखना जो है ध्यान रखना चाहिए। और कौन कौन सी बातें हैं तो देखिए पहला क्या है, आपका दृश्य आधारित लेखन होता है। तो सिनेमा एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। पटकथा में केवल वही लिखे जाते हैं जो दर्शक हो गए हम पर, ठीक है, जो दर्शक पर्दे पर देखें या सुन सकें। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सिनेमा में जो हम पटकथा लिखते हैं, तो सिनेमा कैसा माध्यम है? सिनेमा आपका दृश्य और श्रव्य दोनों का माध्यम होता है। और इसमें पटकथा में क्या हम वही चीज़ लिखते हैं जिसको क्या है दर्शक जो है देख सके और सुन सके। पात्रों का विकास, तो मुख्य पात्र का कोई स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। उसे पाने में आने वाली रुकावटें कहानियों को रुकावटें कहानी को दिलचस्प बनाती हैं। ठीक है, ये बनती नहीं होगा, बनाती होगा, आ की मात्रा होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यानी जो पात्र है, जो मतलब हीरो होता है, जैसे कि फिल्म में क्या होते हैं, फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं ना, तो हीरो का क्या होता है, कोई एक मकसद होता है, कोई एक मंजिल होती है, और जिसको वो पाना चाहता है, तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं इसके बारे में मतलब दिखाया जाता है। ठीक है, फिर कहा क्या है आपका कहानी का प्रवाह। कहानी को 3 भागों यानी प्रारंभ मध्य अंत में स्पष्ट रूप से बाटे होगा। ठीक है, बाटे ताकि निरंतरता बनी रहे। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कहानी का जो प्रवाह कैसा होना चाहिए, तो पहली बात तो इसका ध्यान देना चाहिए कि जो कहानी है उसको क्या है हमको 3 भागों में बांटना है, प्रारंभ मध्य और अंत, और ताकि क्या हो सके दर्शक की जो है निरंतरता जो है बनी रहे, कंटिन्यूटी जो है दर्शक में क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। फिर क्या स्वाभाविक संवाद, तो संवादों को पात्रों, ठीक है, यहाँ पर पात्रों होगा, पात्रों के व्यक्तित्व पृष्ठभूमि और स्थिति के अनुरूप छोटा और प्रभावशाली रखना चाहिए। देखिए टाइपिंग जब करते हैं तो उस समय तो ले लेता है, लेकिन जैसे ही उसको मतलब सेव किया जाता है ना, तो पहले जो टाइप हुआ रहता है तो वो उसी को ले लेता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टाइपिंग करते समय क्या है थोड़ा बहुत ये जो है टाइपिंग में जैसे हम उसको करेक्शन कर रहे हैं, फिर बाद में जब सेव करने जाते हैं तो वो ले लेता है उस तरह से। ठीक है, फिर क्या सब टेक्स्ट, हर बात को सीधे शब्दों में न कर पात्रों की चुप्पी और इशारों से दर्शकों को समझने का मौका दे। यानी हर जो है बात जो है सीधे न कर, लेकिन जहाँ पर पात्र जैसे साइलेंट रहे तो दर्शक अगर देख रहे हैं तो उसके इशारे को समझ सकते हैं कि हाँ अब ये आगे क्या करने वाला, ऐसा होना चाहिए। फिर क्या है दृश्य की शुरुआत और अंत, एक फिल्म का दृश्य देर से शुरू होना और जल्दी खत्म होना
चाहिए ताकि गति बनी रहे। जैसे कोई भी सीन अगर क्रिएट हो रहा है तो अब ऐसा नहीं कि एक ही सीन पर काम हो, वो शुरू हो फिर क्या हो उसको जल्दी से समाप्त हो। इन बातों का क्या है हम सिनेमा लिखते समय ध्यान देते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, जेंडर का आशय स्पष्ट करते हुए भाषा एवं जेंडर के संबंध को स्पष्ट कीजिए। जेंडर का आशय से तात्पर्य पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक भूमिकाओं, व्यवहारों और पहचानों से है, जो समाज द्वारा पुरुष, महिला या किसी अन्य लिंग के लिए निर्धारित की जाती है। यह जैविक लिंग से भिन्न होता है क्योंकि जेंडर प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, तो या देखिए जेंडर क्या है, जेंडर का आशय क्या है, तो जो जेंडर बनाया जाए यानी लिंग जो बनाया जाता है वो क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक भूमिकाओं और व्यवहारों के आधार पर जो है मतलब इनकी हम पहचान करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए जेंडर और भाषा और जेंडर का संबंध क्या संबंध होता है। तो देखिए भाषा और जेंडर का संबंध बहुत गहरा और द्विमार्गी। ठीक है, ये ऐसे लिखाएगा, ये ऐसे द्विमार्गी है। एक और भाषा एक और, ठीक है, एक और भाषा जेंडर संबंधित विचारों को आकार देती है, आकार देती है। वहीं दूसरी ओर जेंडर भी भाषा के प्रयोग को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो भाषा और जेंडर में क्या है मतलब गहरा संबंध होता है, यह द्विमार्गी होती है। एक और जो भाषा जो जेंडर से संबंधित विचारों को जब आकार देती है तो वहीं दूसरी ओर क्या है, जेंडर भी क्या करती है, भाषा के प्रयोग को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसीलिए इसको क्या किया गया, इसको द्विमार्गी कहा गया है। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं, भाषा जेंडर भूमिका को दर्शाती है। तो कैसे, रूढ़िवादिता, भाषा अक्सर समाज में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है। जैसे किसी उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए सर, ठीक है, सर का इस्तेमाल और महिला के लिए श्रीमती संबोधित करना, लेकिन पुरुष को केवल श्रीमान कहना यह दर्शाता है कि सत्ता और पद पुरुष के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पद है तो ये क्या हुआ, सर और श्रीमान, लेकिन हाँ ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, श्रीमान बोलते हैं ना। तो इसी से साबित होता है कि भारत क्या है, पुरुष प्रधान देश है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से रूढ़िवादिता हुई। फिर क्या है, व्याकरणिक लिंग, हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं में शब्दों को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। जैसे किताब क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यह भाषा संरचना को भी क्या करती है, व्यवस्थित करता है। अब ये देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या, विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, विज्ञापन क्या होनी चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर में ये सब हम आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, नहीं इसके पहले की भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देते, स्टूडेंट आप लोग प्रीवियस ईयर के भी जाकर टॉपिक वहाँ से भी देख लिया करिए, क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ आप लोगों को मतलब उसमें सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर क्या है, विज्ञापन की भाषा आकर्षक, सरल, संक्षिप्त और प्रेरक होनी चाहिए। सरल विज्ञापन की भाषा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जैसे पहला क्या, सरल और स्पष्ट, भाषा ऐसी हो जो आम जनता, बच्चे, बुजुर्ग आसानी से समझ सकें। बहुत कठिन या साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या हो जाएगा, अगर साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा कैसी हो जाएगी, क्लिष्ट हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, और वो क्या है सभी को समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्या, आकर्षक और संक्षिप्त, विज्ञापन में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दों में ऐसा जादू होना चाहिए जो ग्राहक को तुरंत क्या हो, अपना दीवाना बना दे। ठीक है, यादगार, तीसरा क्या क्वालिटी होती है, यादगार, विज्ञापन के स्लोगन, तुकबंदी या पंक्तियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को जुबानी याद रहे। जैसे दाग अच्छे हैं, ठीक है, दाग अच्छे हैं या डर के आगे जीत है। दाग अच्छे हैं तो तुरंत हमको किसका याद आ जाएगा कि ये किसका विज्ञापन है, तो सर्फ एक्सल साबुन या पाउडर का। और डर के आगे जीत है तो वो क्या है, माउंटेन ड्यू का। ठीक है, तो ऐसे क्या है स्लोगन से हमको याद होता है कि किसका जो है मतलब वो किससे संबंधित है आपका।
फिर क्या है आपका भरोसेमंद और प्रासंगिक, भाषा में अतिशयोक्ति यानी झूठे वादे से बचना चाहिए। यह उत्पाद की गुणवत्ता और फायदे को सही ढंग से प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। अलंकारिक और मुहावरेदार, भाषा को रोचक बनाने के लिए मुहावरे, कहानियाँ और चुटकुले वाक्यों का इस्तेमाल भी क्या है किया जा सकता है। तो ये सब क्या विज्ञापन में जो ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं शामिल करते हैं। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, भाषा और अस्मिता में क्या संबंध है। तो देखिए भाषा और अस्मिता के बीच अटूट और गहरा संबंध है। भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति या समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत पहचान का सबसे मजबूत आधार होती है। ठीक है, तो भाषा क्या है, तो भाषा और अस्मिता में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। भाषा जो होता है विचार से विचारों का आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि क्या है ये मतलब आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता और व्यक्तिगत क्या है पहचान को जो है भाषा का क्या है आधार माना जाता है। इनके बीच क्या संबंध होते हैं, तो देखिए पहला क्या है आपका पहचान का आधार। भाषा किसी व्यक्ति के मूल समुदाय और पृष्ठभूमि को दर्शाती है। बोली और लहजे से पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र या सांस्कृतिक, यहाँ पर सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ, संस्कृति में जुड़ा है। ठीक है, संस्कृति बना है, संस्कृति और मूल्यों का संवाहक। भाषा अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने का काम करती है और साहित्य, लोकप्रिय और परंपराएं भाषा के माध्यम से ही जीवित रहती हैं। ठीक है, फिर क्या है आत्मसम्मान और जुड़ाव। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात करता है तो उसे अपने आप पर और आत्मसम्मान की अनुभूति होती है। उसे अपने आप पर क्या होती है, आप जो है आत्मसम्मान की क्या होती है अनुभूति होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए आज के जो है 3 क्वेश्चन आप लोगों को हमने दे दिया और आप लोगों को बार बार यही कह रहे हैं कि पिछले साल हमने पढ़ाया है स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को भी जो आप लोग जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रही हूँ कि आधे घंटे 1 घंटे का क्लास ले लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पसीना होता है कि आँख में पूरा पसीना चला जाता है और लगने लगता है। इस वजह से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, ये 10-12 मिनट का मैं क्लास मतलब लेकर रही हूँ। तो कल जो है आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन का हम क्लास हार्डली कोशिश रहेगी कि 1:30 बजे तक आप लोगों को हम कल लॉन्ग क्वेश्चन का जो है एक क्लास जो है प्रोवाइड करा दें। ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिए और अपना ख्याल रखते हुए, धूप बहुत ज़्यादा है उससे अपने आप लोगों को प्रोटेक्ट करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।